Welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the 12th economics and Indian development. This is our second part and today we understand about the industrial sectors on the eves of independence. आज के इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के बारे में समझेंगे कि ईव्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तो इसमें पहले मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्रिटिश रूल था वो पूरे सिस्टमैटिक मैनर्स में हमारे इंडस्ट्रीज को डीमोरलाइज करने की सिचुएशन में थे और उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज को प्रोड्यूसर्स के बजाय रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। हम फिनिश गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स उठाए, कैसी कैसी सिचुएशन जनरेट की थी जिसमें हमारी इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन दे रही थी वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फेमस थी, वो कैसे धीरे धीरे डाउन हो गई, क्या रीजन रहा। तो इन्होंने किया क्या था कि सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट्स डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टमैटिक डीइंडस्ट्रियलाइजेशन टर्म्स को डिस्क्राइब करने का काम किया था, यानी कि एक ये मेथड ऐसा लेके आए थे जो एक सिस्टम के माध्यम से था और उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था हमारे इंडस्ट्रीज को डिस्क्रिमिनेट करने का था। उसमें दो चीजों को ऑब्जर्व करने का काम किया गया, जैसे डिकेट द वर्ल्ड ऑफ फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज ओइंग टू द डिस्क्रिमिनेट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया था, जो वर्ल्ड वाइड हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, जो दुनिया भर में फेमस था, उसको इन्होंने क्या किया था, दशकों में ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को इन्होंने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था अपनी ब्रिटिश पॉलिसी से। ब्रिटिश पॉलिसी ये क्या थी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि ये पॉलिसी ऐसी थी जिसमें जो एक्सपोर्टर हमारे होते थे, जो हमारे इंडस्ट्रीज होती थी, उन पे हैवी ड्यूटी चार्जेस किया जाता था। और हैवी ड्यूटी चार्जेस करने की वजह से क्या था कि जो पहले प्रोड्यूस करता था अब वो धीरे धीरे प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। रीज़न क्या था कि जितना वो प्रोडक्शन करता उससे कहीं ज़्यादा उसको टैक्सेस देने की ज़रूरत पड़ती, या ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट वो मैनेज कर सकता है उसमें से ज़्यादा हिस्सा टैक्स में चला जाता था। यानी कि उसको अगर कुछ मिलता भी तो जस्ट सर्वाइवल के पर्पज़ में मिलता, ग्रोथ की सिचुएशन उसको कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और ऊपर से जो प्रेशर होता था ब्रिटिश रूल्स का वो अलग होता था, जो कि उसको डीमोरलाइज करता था अपने उस ट्रेड फॉर्म्स को या ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सिचुएशंस को रिलीव करने छोड़ने के लिए। सेकेंड लाइन कहता है द ब्लैक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री ओइंग टू द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही वीक थी। सॉरी, ब्लैक ग्रोथ रेट होने की वजह से क्या रहा कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे पास थी उसमें लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था, यानी कि लोग अब पैसे लगाना नहीं चाहते थे, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे ताकि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट किया जा सके। रीजन वही ब्रिटिश रूल्स, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने का काम किया, वो सबसे बैड इंपैक्ट डालने का काम रहा। अब हम डिकेड ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स की अगर बात करते हैं तो इस सिचुएशन में था क्या, द प्राइड द ब्रिटिश रूल द हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया एंजॉयड द वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन ऑफ एक्सीलेंस एंड द क्वालिटी। अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें या ब्रिटिश रूल से पहले की बात करें तो उस समय तक हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन को मेंटेन करता था, यानी इसमें दुनिया भर में हमारी चीज़ें क्या थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और फेमस होने के साथ साथ डिमांड भी इनकी ज़्यादा थी, साथ ही साथ करें कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और एक्सीलेंसी भी बहुत बेहतर थी, यानी कि परफॉर्मेंस भी इनका बहुत बेहतर था। बट द ब्रिटिश राज कंट्रीब्यूट टू देयर टिकट्स। उन्होंने फिर ब्रिटिश राज में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करने का काम किया और उसका बैड इम्पैक्ट रहा क्योंकि इन लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करने का काम किया। एंड इट वाज ओइंग द डिस्क्रिमिनेट द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल पॉलिसीज प्रेशर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से प्रेशर्स को जनरेट करने का काम किया था हमारे अपने इंडस्ट्रीज पे, जो डिस्क्रिमिनेट करने का बहुत बड़ा रीजन रहा। द फॉलोइंग पॉइंट्स की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन के टाइम की अगर बात करें तो पहला डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन क्या था, द टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी जो थी, यानी कि जो टैक्सेस हम इंपोज करते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करने वाली थी। कैसे, जैसे कि आपको मैं बता दूं, पहले था क्या कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट की सिचुएशन ज़्यादा थी, लोग प्रोडक्ट को बाहर भेजने का काम करते थे और वहाँ से बेहतर इनकम अर्न करने का काम करते थे। बट द सेकेंड थिंग्स, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश से आने वाले प्रोडक्ट थे उस पर इंपोर्ट चार्जेस कम कर दिए, फ्री कर दिया, और यहाँ से जो प्रोडक्ट जाने वाले थे
बाहर को एक्सपोर्ट होने वाले थे, जो फिनिश प्रोडक्ट थे उस पर एक्सपोर्ट चार्जेस बहुत हाई कर दिए, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट करने लगा। दूसरी चीज, लोकल ट्रेड पॉलिसी जो थी उसमें बहुत सारे बदलाव किए और टैक्सेस को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। तो इसकी वजह से क्या था कि जो प्रोडक्ट ब्रिटिश बेचते थे वो कंपेयर टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट दैट्स इज टू मच चीप, वो काफ़ी सस्ती होती थी। और दूसरी चीज़, हमारे हैंडीक्राफ्ट के सिचुएशन की अगर बात करें तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा होती थी, जिससे लोग क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा महंगी चीज़ों को खरीदने वाले सस्ती चीज़ों की तरफ जाते थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडस्ट्री थी धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेट होनी शुरू हुई, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो गई। आगे हम इसमें टैरिफ पॉलिसी की बात करता है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। इन्होंने क्या किया था, हमारे जो रॉ मटेरियल थे इंडिया से बाहर अगर हम बेचते, ब्रिटेन्स को भेजते तो उनको टैरिफ फ्री था, उस पर कोई टैरिफ चार्जेस नहीं थे। दूसरी चीज क्या था, फ्री टैरिफ इंपोर्ट फ्रॉम ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट इनटू द इंडिया। ब्रिटिश प्रोडक्ट जो भी थे इंडिया जो आते थे वो फुल्ली फ्री थे, उस पर कोई टैक्सेस अप्लाई नहीं होते थे, इंपोर्ट टैक्सेस स्पेशली। फिर अगर हम बात करते हैं डिसअपियरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली कोर्ट्स की अगर बात करें तो नॉर्मली क्या था, प्रायर द ब्रिटिश रूल द नवाब्स, राजाज, प्रिंस एंड द एम्परर रूल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश रूल की अगर बात करें तो प्रिंसली कोर्ट का सेंस ये जो राजा महाराजाओं का जो अपना निर्णय होता है वो उसकी बात करता है। तो उस समय इस नवाब थे, राजा होते थे, प्रिंस होते थे, एम्परर होते थे, ये अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट्स में रूल करने का काम करते थे। साथ साथ ये भी दे यूज द पोर्शंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट बिकॉज of which the Indian handicrafts industries had acquired international reputation। ज्यादातर इसमें से क्या था, जो हमारे किंग होते थे वो ज्यादातर हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इनकी अपनी जो रेपुटेशन थी वर्ल्ड वाइड थी, लोग ज्यादा इसको पसंद करने का काम करते थे। साथ ही साथ इसमें था क्या कि द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल्स implied द एंड ऑफ द प्रिंसली कोर्ट्स। अब इसमें दूसरे ब्रिटिशर्स के आने के साथ क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जब आए तो इन्होंने जो प्रिंसली कोर्ट था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि राजा तो होता था लेकिन रूल्स उसके अपने नहीं होते थे। आगे हम बात करते हैं कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड एंड हैंडमेड। आपने देखा कि एक हैंडमेड में होता है तो उसमें कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हम शेप एंड साइज को सेम नहीं दे सकते, उसमें जो फिनिशिंग होती है वो बहुत बेहतर नहीं हो पाती है। लेकिन मशीन में क्या है, मशीन में एक सिस्टम होती है, सिस्टम के थ्रू हम उसमें एक जो फॉर्मेशन जनरेट कर देते हैं, उसी फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करता है और एक परफेक्ट कह लीजिए डिज़ाइन जनरेट करके वो क्या करता है, हमारे सामने रखता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो मशीन के साथ हम ह्यूमनिटीज़ को कंपेयर कर रहे थे, हम ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर रहे थे, जो कि अपने आप में भी बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेट करने का काम करता था। क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बींग जहाँ पे पूरे दिन में 2 से 4 प्रोडक्ट बनाने का काम करता था, वही मशीन हज़ारों प्रोडक्ट बनाने का काम करती थी। नॉर्मली अगर देखिए तो था क्या, कहता मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटिश वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गिव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया। ब्रिटेन में नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट बनते थे वो मशीन मेड होते थे और चीप होते थे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि चीपेस्ट होने की वजह से क्या था, वो फुल्ली कंपटीशन दे रहे थे हमारे हैंडमेड क्राफ्ट को, जो कि अपने आप में मैंने एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाया कि वहाँ से आने वाली चीज़ों पे टैक्स कम लगते थे तो उनकी प्राइसिंग भी कम होती थी, और हमारे यहाँ अपने प्रोडक्ट पे, फिनिश गुड्स पे जो हम बनाते थे उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगाए थे, जिससे कंपेयर टू ब्रिटिश प्रोडक्ट हमारा हैंडीक्राफ्ट का जो प्रोडक्ट होता था वो ज़्यादा महंगा होता था, जिसकी वजह से लोग क्या उसको खरीदना पसंद करते थे और अपनी चीज़ों को, बनाए हुए चीज़ों को वो खरीदना पसंद नहीं करते। उसको ब्रिटिशर्स के लिए बनाते हैं, फिर ब्रिटिशर्स उसकी मार्केटिंग करते हैं। नॉर्मली न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे जैसे वे ऑफ मीडियम चेंज होता है, पैटर्न भी चेंज होता है। कहता है ओइंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर द न्यू क्लास emerged in India which was need to adopt the western lifestyle। कहता ब्रिटिश कल्चर्स के आने की वजह से क्या था कि एक नए लाइफ स्टाइल को लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जो कि वेस्टर्न लाइफ स्टाइल थी, यानी ब्रिटिशर्स को देख के लोग ब्रिटिशर्स की तरह बनना शुरू कर दिए। नॉर्मली ये भी कहता है दिस चेंज इन द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन द फेवरेट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। कहता कि अभी ये पैटर्न ऑफ चेंज क्या हुआ, इन चेंजेस क्या जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा वो इंडियंस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग
अब ब्रिटिशर्स की तरह दिखना चाहते थे, ब्रिटिशर्स बनना चाहते थे, उस समय ब्रिटिशर्स के लुक्स में आना चाहते थे, तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो गई और हमारे अपने प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे क्या हो गई, पूरी तरीके से कम हो गई, जो एक रीज़न रहा डिस्क्रिमिनेशन का। अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज इन इंडिया, ब्रिटिशर्स ने रेलवे को अपने रॉ मटेरियल को जो यहाँ से एक्सप्लॉइट करके वो ले आते थे, शोषण करके लेके जाते थे ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको सही टाइम पे सही लोकेशन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। लेकिन वे ऑफ मैथड क्या रहा, कहता विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे द साइज ऑफ मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट टेंड्स टू एक्सपेंड वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग टू फॉर द हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट। जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश ने जब रेलवे को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें नॉर्मली क्या हुआ कि उनके प्रोडक्ट के लिए अब वाइड मार्केट प्लेस हो गया। रीज़न ये रहा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अब दूर दराज के एरियो में भी पहुंचाना शुरू कर दिया और उसका बैड इम्पैक्ट हमारे अपने प्रोडक्ट पर, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी कि हम अपने हैंडीक्राफ्ट को दूर दराज के एरियो तक पहुँचा सके जहाँ पर लोग नॉर्मली उसको यूज कर सके, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। क्योंकि ब्रिटिश प्रोडक्ट लोगों तक पहले पहुँचा, ब्रिटिश प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर था, तो वो मार्केटिंग बहुत बेहतर होती थी और जिसका बैड इंपैक्ट हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पे पड़ा। अगर हम बात करते हैं सर ब्लिक यानी कि नेशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की अगर बात करते हैं तो कहता है अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्रीज शॉ ओनली द ब्लिक ग्रोथ। कैसा ग्रोथ था, जो बहुत ही स्लो होता है, उसमें ग्रोथ के नाम पे कुछ नहीं होती। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ब्रिटिश राज की बात करें तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की ग्रोथ तेज थी, न कि हैंडीक्राफ्ट की। इट वाज ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ द 19 दैट द मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोड इट्स इमर्जेंस। ये 19th सेंचुरी थी, उसका सेकेंड हाफ था और उस सिचुएशन में क्या था कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी वो अपने चरम पे आनी शुरू हो गई, वो उसका मॉडर्नाइजेशन होना शुरू हो गया था। दीज ऑब्जर्वेशन नीडेड टू बी नोटेड इन दिस रिगार्ड्स। इसके रिगार्डिंग से कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किए गए थे उस समय। उसमें था क्या, हमारी इंडस्ट्रीज भी ग्रोथ कर रही थी, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज। कहता सम इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इंडिया में कुछ इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया गया था जो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस को प्रॉफिट तक लेके जाता है। तो कुछ हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने क्या किया, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना शुरू किया। उसमें कौन कौन थे, अगर हम बात करते हैं तो उसमें आयरन एंड स्टील्स के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी थी, जो कि 1907 यानी 1907 में इसको फाउंड किया गया था। शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज भी इसके साथ साथ ग्रोथ में थी। अगर हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट में तो नॉर्मली कहता है द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। जो स्टेट थी हमारी, उसका जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें जो उसका पार्टिसिपेशन था बहुत ही लिमिटेड था, क्योंकि कंडीशंस कुछ और थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के साथ साथ अगर देखें ब्रिटिश रूल था हमारा, और उसके साथ साथ हमारी अपनी खुद की जो रिक्वायरमेंट थी उस सिचुएशन में जो वो राजा हुआ करता, किंग हुआ करता था, वो फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, तो इसलिए लिमिटेड होता था। कहते इट वॉज कन्फाइंड टू सच स्ट्रेटेजिक एरिया लाइक अ रेलवेज एंड द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन थे हमारे, उनकी अगर बात करें, विच हेल्प द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट। कम्युनिकेशन का ग्रोथ को करना, रेलवे के ग्रोथ का होना, और हमारे जो अपने किंग या एम्परर हुआ करते थे उनका एक लिमिटेड एरिया में ही पार्टिसिपेशन होना, ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो जो इसका बेनिफिट रहा वो केवल और केवल ब्रिटिश रूल्स का था, क्योंकि जो भी अथॉरिटी चलती थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलते थे, वो ब्रिटिश रूल्स के अकॉर्डिंग ही रन करते थे। देन फॉर टुडे, थैंक यू।